गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का खंडवा भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के पहले जितने भी चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं व यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, भूमि को खोद कर निकाले गए पदार्थ को, ठीक है, भूमि को खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, हीरा, लोहा, तांबा, ये सब खनिज कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम भूमि को खोद कर ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा होती है या धातु का अंश पाया जाता है। जैसे लौह अयस्क, तांबा, सोना व बॉक्साइट, ये धात्विक खनिज है, इनमें धातु का अंश पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरा जो है तो खनिज का प्रकार देखें तो वो है अधात्विक खनिज। यह ऐसे खनिज होते हैं जिन खनिजों में धातु की जो मात्रा है, जो अंश है, वो नहीं होता है। जैसे चूना, पत्थर, डोलोमाइट व अब्रक। ठीक है, ये अधात्विक खनिज है, इनमें जो है तो धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न देखते हैं, खनिजों की विशेषताएं देखना है। ठीक है, तो खनिजों की जो विशेषताएं होती हैं वो निम्न होती हैं। जैसे पहली विशेषता अगर हम देखें खनिज की, धरातल पर इनका असमान वितरण पाया जाता है। मतलब खनिज की यह विशेषता है कि यह धरातल पर असमान रूप से पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि धरातल पर जो है तो खनिज एक समान रूप से सब जगह नहीं पाया जाता। ठीक है, और सभी प्रकार के जो खनिज हैं वो सभी जगह नहीं पाए जाते, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थान पर ये पाए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब, अगर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है तो मध्य प्रदेश के जो है तो यहाँ सिंगरौली में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से खनिजों का जो है ना तो असमान वितरण मिलता है। ठीक है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है अधिक गुणवत्ता वाले यानी उच्च क्वालिटी वाले जो खनिज है वो भूगर्भ में कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत जो है तो वो क्या है, कम मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, कम है यहाँ पे। ठीक है, कम मात्रा में मिलते हैं, जबकि जो निम्न गुणवत्ता वाले खनिज होते हैं वो अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब जो कम गुणवत्ता वाले जो मतलब उच्च गुणवत्ता वाले खनिज कम मात्रा में मिलते हैं और निम्न गुणवत्ता वाले जो खनिज हैं वो अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। इसलिए क्योंकि उनका उपयोग ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो उनकी मात्रा अधिक होती है। वहीं पे अगर हम जो है तो खनिजों की जो तीसरी विशेषता है उसकी बात करें तो खनिजों की उपलब्धता में कमी आती जाती रहती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये कैरोसिन का तेल जो होता था, मिट्टी का तेल, जिसको लोग चिमनी में जलाने के लिए उपयोग करते थे, और स्टोव जो होता है खाना बनाने वाला उसमें भी लोग उसका उपयोग किया करते रहे। आपके सेवा सहकारी जो दुकानें होती थी उन पर मिल जाया करता था आसानी से, लेकिन अब वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए क्योंकि अब वो जो है तो उपलब्ध ही नहीं है, अब है ही नहीं, तो इसीलिए इसकी उपलब्धता में क्या है कि कमी आती जाती रहती है। ठीक है, कोई भी खनिज है उसकी उपलब्धता में कमी आती जाती रहती है। कहीं पर ज़्यादा उपलब्ध हो गया तो कभी कम उपलब्ध होता है, क्योंकि उनका उपयोग होता है, तो उपयोग के आधार पर वो कमते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, वहीं पर देखते हैं भूगर्भ में खनिजों का निर्माण एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, खनिज की जो अगली विशेषता है वो है कि भूगर्भ में, भूगर्भ का मतलब होता है फ्रेंड्स धरती के नीचे, खनिजों का जो निर्माण है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तुरंत खनिज का निर्माण नहीं होता है। लगभग करोड़ों वर्ष जीव जंतुओं की हड्डियाँ
और पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं वो जब मिट्टी में दब जाती हैं तो करोड़ों वर्ष दबे रहने के बाद वो किसी न किसी प्रकार का खनिज का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसलिए खनिज का जो निर्माण है वह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर जो 3 है, लिग्नाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह एक निम्न कोटि का कोयला होता है। उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, जो बहुत अच्छा जलता है। ठीक है, और ये जो है निम्न कोटि का कोयला होता है, इसमें नमी अधिक होते हैं इसी वजह से, और कार्बन कम होता है। नमी अधिक होती है व कार्बन कम होता है, इसीलिए तो ये जलता नहीं है। जलने पर ये अधिक राख देता है व धुआं देता है। ठीक है, इसके भंडार जो है तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ पाए जाएंगे इसके भंडार? तमिलनाडु में पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अगला प्रश्न की, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन को खनिज ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खनिज ईंधन। इसलिए क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो होता है इसको खन करके ही निकाला जाता है, इसलिए इसको खनिज ईंधन के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि पृथ्वी के अंदर नीचे लगभग लाखों वर्षों से दबे प्राणियों व पेड़ पौधों के अवशेषों से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर ये प्राणी और ये पौधे ना दबे अगर पृथ्वी के नीचे, ठीक है, भूगर्भ में, तो ये हमको प्राप्त ही नहीं होगा जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में पेट्रोल और डीजल दोनों आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चाहे हम वहाँ पे डीजल पेट्रोल बोलें अलग अलग, या चाहे हम पेट्रोलियम बोल दें, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, मतलब जो है लाखों वर्ष से जो प्राणी दब गए हैं मिट्टी के नीचे और जो पेड़ पौधे दब गए हैं उनके अवशेषों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं? पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक का मतलब है फ्रेंड्स लगातार जो पुराने समय से चला आ रहा है उसको पारंपरिक बोलते हैं, यानी कि काफ़ी पुराने समय से वो चला आ रहा है। ठीक है, तो जैसे पारंपरिक स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं, ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत होते हैं वो ऐसे स्रोत होते हैं जिनका हम एक बार से अधिक उपयोग नहीं कर सकते, केवल एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका केवल हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला, तरल पेट्रोलियम गैस, इनको हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, दूसरी बार हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही बार में जो है तो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पारंपरिक स्रोत होते हैं। ठीक है, इसी को गैर पारंपरिक ऊर्जा के इसी को पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं, और इसी को जो है तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत इसी को बोलते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी इसी को बोलते हैं। वहीं पर फ्रेंड्स अगर हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? ठीक है, प्रश्न है अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं ऊर्जा के? तो फ्रेंड्स ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत ऐसे स्रोतों को कहते हैं जिनका हम एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, मतलब बार बार हम उपयोग कर सकते हैं पर वो समाप्त नहीं होते हैं। ऐसे स्रोतों के अंतर्गत जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनका हम जो है तो एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं पर ये समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य आपको लगता है कि कभी समाप्त होगा, अगर सूर्य समाप्त नहीं होगा तो सूर्य से बनने वाली जो बिजली है वो भी कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, पवन हवा लगता है आपको कभी समाप्त होगी? नहीं होगी। तो इसलिए पवन ऊर्जा भी क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है, यानी कि इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका हम जितनी बार चाहे उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पर ये समाप्त नहीं होंगे। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो बॉक्साइट क्या है, उसका क्या उपयोग है, ठीक है, तथा उसका वितरण भी बताना है। तो बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। एल्यूमीनियम से कोई भी चीज़ें अगर बनाई जाती हैं तो वहाँ पर बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स विनिर्माण का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु का निर्माण करना, मतलब उसका रूप बदल कर उपयोगी और मूल्यवान बनाना ही विनिर्माण है। तो यह बॉक्साइट जो है तो कहाँ पर मिलता है? टर्शियरी युग। ठीक है, इसको जो है तो काल बोल देंगे। ठीक है, टर्शियरी काल की लैटराइट
शैलों में पाया जाता है या टर्शियरी युग की जो है लैटराइट शैलों में यह पाया जाता है बॉक्साइट। ठीक है, यह जो है तो अपने हल्केपन, मजबूती, ठीक है, अपने हल्केपन, मजबूती व लचीलेपन तथा ऊष्मा एवं विद्युत संवाहकता के कारण ये इसमें गुण होते हैं, जिसके कारण इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, बिजली के तार बनाने में किया जाता है तथा धातु उद्योग में व वायुयान तथा मोटर गाड़ी के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट का प्रयोग। ठीक है, और अगर हम बॉक्साइट के उत्पादन एवं वितरण की बात करें तो बॉक्साइट एक अनुमान के अनुसार यह कहा गया है कि जो है तो भारत में 348 करोड़ मिलियन टन, ठीक है, कितना 348 करोड़ मिलियन टन बॉक्साइट के भंडार हैं। ठीक है, जो 2016-17 में 246.65 लाख टन इसका उत्पादन होता है भारत से, जबकि स्वतंत्रता से पहले कितना होता था, केवल 40,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन होता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कितना हो रहा है, 246.65 लाख टन बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है। बॉक्साइट के प्रमाणित संचित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है तो 5वां स्थान है। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का, 5वां। ठीक है, और भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। पहला है उड़ीसा, मतलब जो है तो भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे ऊपर जो है तो कौन सा राज्य है, उड़ीसा सबसे बड़ा राज्य है। बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे बड़ा भारत का कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, संबलपुर जिले में, बेलनगिर तथा कोरापुट जिले में सबसे ज़्यादा जो है तो बॉक्साइट का उत्पादन होता है। वहीं पर अगर हम बॉक्साइट के उत्पादन की बात करें तो दूसरे नंबर पर गुजरात आता है। भारत का कौन सा राज्य आ रहा है, गुजरात। गुजरात में बॉक्साइट का उत्पादन जो है तो दूसरे नंबर पर हो रहा है, गुजरात। ठीक है, दूसरे नंबर पर है बॉक्साइट के उत्पादन में। गुजरात के भावनगर में, जामनगर में सबसे ज़्यादा जो है तो भंडार पाए जा रहे हैं। ठीक है, गुजरात में कहाँ पाए जा रहे हैं, भावनगर व जामनगर में बॉक्साइट के भंडार हैं। वहीं अगर हम बॉक्साइट का अगला भंडार देखते हैं, झारखंड में कहाँ है, तो लोहारडागा जिले के पेटलैंड्स में जो है तो बॉक्साइट का निक्षेप मिलता है। झारखंड में कहाँ मिलता है, लोहारडागा जिले के पेटलैंड्स में। ठीक है, वहीं पर अगर हम महाराष्ट्र में बात करें बॉक्साइट के उत्पादन की, तो महाराष्ट्र में कोलाबा, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर जिले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी जो है तो अमरकंटक पहाड़, अमरकंटक जो पठार है वहाँ पर पाया जाता है। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक के पठार हैं वहाँ पर जो है बॉक्साइट की उपलब्धता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है तो देखते हैं भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का असमान वितरण, प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों का असमान वितरण, भारत में खनिज भी असमान रूप से पाया जाता है और ऊर्जा संसाधन भी असमान रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज खनिज से जो अभिप्राय है वो है प्रकृति तौर पर। ठीक है, खनिज से अभिप्राय है प्रकृति तौर पर प्राप्त होने वाले ऐसे पदार्थ से है जिसे खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब खनिज किसको बोलेंगे, जिसे खन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसका आर्थिक महत्व भी होता है, ये नहीं है कि उसका आर्थिक महत्व ना हो, जिन्हें हम बेचकर पैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिसका आर्थिक महत्व भी होता है, जिन्हें हम खन करके प्राप्त करते हैं, जिसका आर्थिक महत्व होता है, ठीक है, उसे ही हम खनिज कहेंगे। इसकी उपलब्धता एवं शोषण किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गहरा असर पड़ता है इसका। ठीक है, इसकी उपलब्धता एवं शोषण का, ठीक है, किस पर प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक और सामाजिक विकास पर गहरा असर पड़ेगा किसी भी क्षेत्र के लोगों के। ठीक है, भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों का वितरण में असमानता मिलती है। अधिकांश खनिज देश के केवल प्रायद्वीपीय भाग में ही पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय भाग में। खनिज तथा ऊर्जा संसाधनों का वितरण में निम्न समानताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी समानताएं हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो खनिज नागपुर के पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, जबकि पश्चिमी एवं उत्तरी भारत में खनिजों की उपलब्धता विरल
है, मतलब जो है उतनी घनी नहीं है जितना घन नागपुर के क्षेत्र में है। नागपुर के पठारी क्षेत्र में जितना ज़्यादा खनिज मिलता है उतना पश्चिमी एवं उत्तरी भारत में नहीं मिलता है। वहीं पे अगर हम तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो दामोदर नदी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, ठीक है, जबकि उत्तरी राज्यों के क्षेत्र में जो है तो कोयला कम पाया जाता है। धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जबकि पेट्रोल भंडार जो है असम, गुजरात व मुंबई में है। पेट्रोल के भंडार कहाँ हैं सबसे ज़्यादा? असम, गुजरात और मुंबई में है, जबकि अन्य राज्यों में इनका अभाव है, बहुत कम ही पाए जाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा की दृष्टिकोण से दक्षिण भारतीय राज्य अच्छी स्थिति में दिखते हैं, ठीक है, अच्छी स्थिति रखते हैं वो, ठीक है। किस में? ज्वारीय ऊर्जा के संबंध में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो अच्छी स्थिति में है। सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत के जो है तो दक्षिणी राज्यों में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देख लेते हैं। खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इसके उपाय भी बताना है। तो खनिज एक अनवीकरण संसाधन है, मतलब जो है नया नहीं है, पुराना है, जिसका हम जो है तो बार बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और इनको जो है हम दोबारा उत्पन्न भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है, ठीक है। निम्न कारणों से खनिज संरक्षण आवश्यक है, देखते हैं। पहला कारण है खनिज उद्योगों के लिए आधारशिला होते हैं। अगर खनिज ही नहीं रहेंगे तो उद्योग संकट में पड़ जाएंगे, उनका विकास ही नहीं हो पाएगा। दूसरा है खनिज समाप्त संसाधन होते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं एक बार उपयोग करने के बाद, इसलिए इनका जो है तो नवीकरण नहीं हो सकता, इसीलिए जो है इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। दूसरा है खनिज पदार्थ देश की बहुमूल्य संपत्ति है, ठीक है। क्या है? बहुमूल्य संपत्ति है। खनिज पदार्थ का निर्माण होने में लगभग हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, इसीलिए खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है। इनका शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा है जिससे इनकी समाप्ति हो सकती है। इसके बाद जो है तो इसका जो है तो संरक्षण के उपाय देखते हैं। पहला उपाय है खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा व एल्यूमिनियम, ये चक्रीय संसाधन है। चक्रीय का मतलब जो है तो चक्र के जैसे वो घूम रहे हैं, ठीक है। मतलब जो है तो अगर आपके पास कोई लोहा है, पुराना हो गया है, तो उसको पुनः से जो है तो नया बनाया जा सकता है, उसको गला करके पुनः से नया बनाया जा सकता है और उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। उपयोग जो है तो गलाकर बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना चाहिए, ये नहीं कि हमें उसको फेंक देना चाहिए, तथा उनके खनन पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। यही जो है तो खनिज पदार्थों के संरक्षण का पहला उपाय है। दूसरा उपाय देखते हैं कि ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये वैकल्पिक स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का विकास होना चाहिए और लोग इनका उपयोग करें भी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो है तो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको कितना भी ज़्यादा उपयोग करेंगे आप, लेकिन ये समाप्त नहीं होंगे, इसलिए इन्हीं के विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तीसरा है नए खनिजों का पता भी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास पुराने खनिज हैं वो कब तक हमारे उपयोग में आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो है अनवीकरण है, आज नहीं तो कल वो समाप्त होंगे, इसलिए हमें नए खनिजों का पता लगाते रहना चाहिए, ठीक है। अगला है खनिजों के लिए संरक्षित भंडार गृहों का निर्माण भी करना चाहिए, जहाँ पर हम उसको भंडारित कर सकें, स्टोर कर सकें। आगे है खनिज प्रक्रिया में सुधार करके खनिजों का संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। और कोयला तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा जल विद्युत का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो है तो कोयला, पेट्रोलियम जो है तो परंपरागत हैं, इनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, बट विद्युत जो जल विद्युत है उसको तो हम बार बार कर सकते हैं, जल से विद्युत हम बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए जल विद्युत के विकास पर जो है अधिक जोर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो 10 नंबर का प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत में ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के क्षेत्र बताने हैं। समुद्री ज्वार तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय व तरंग ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? समुद्री ज्वार व तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? ज्वारीय व तरंगी ऊर्जा कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर उठने वाली बृहत ज्वारीय तरंगें इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी
नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।